हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में करीब 137 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 316 घायल हुए। मरने वालों में यूक्रेन के 10 अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि रूस एक और बड़े हमले की तैयारी में है, जिसका यूक्रेन भी जवाब देगा। यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के युद्ध करना न्यायपूर्ण है। रूस के 4 और बैंक आर्थिक गतिविधियों पर बैन लगाया जाएगा। वहीं भारत से बातचीत के बाद अगला कदम उठाने की बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज होती जा रही है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 70 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 11 एयरफील्ड भी शामिल है। रूस ने 2 शहर पर भी कब्जा कर लिया है। सेंटर फॉर डिफेंस के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा रूस के 7 प्लेन और 4 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि उसने रूस के 15 टैंक नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कीव के मेयर ने इसका ऐलान किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम जान देकर रक्षा कर रहे हैं। यूक्रेन रूस में बढ़ते तनाव को देखते हुए नाटो के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नाटो यूक्रेन के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम अन्य सहयोगियों से समन्वय बनाकर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने रूस को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा तो जवाब देने के लिए 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हाई अलर्ट है। हमारे पास समुद्र में 120 से ज्यादा युद्धपोत भी तैयार हैं। यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थिव सतपथी ने बताया कि यूक्रेन में हमारा दूतावास खुला है और लगातार काम कर रहे हैं। युद्ध के चलते एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, जिसके चलते स्पेशल फ्लाइट प्रभावित हुई है। मेरी सभी भारतीय नागरिकों से अपील है कि आप जहां हैं वहीं रहें। यूक्रेन और रूस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर निकालना प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने पुतिन को कूटनीतिक रास्ता अपनाने को कहा है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन परेशान हैं। वहीं भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे रास्ते पर विचार कर रही है। इस बीच ग्वालियर की आफरीन स्वदेश लौटी। हालांकि कई छात्रों को अब भी मदद का इंतजार है। कीव में भारतीय दूतावास के मुताबिक यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइट को रद्द किया गया। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन नंबर जारी किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी। सरकार चिंतित है, प्रयास जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो बच्चे वहां हैं उन्हें निकाला जाए। वहां स्थिति विषम है। प्लेन भेजा गया था, लेकिन प्लेन वहां उतरा नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। यही भारत की सोच है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहां फ्लाइटों को जाने नहीं दिया गया, जिसको लेकर विदेश मंत्री के साथ मेरी चर्चा हुई है। सिंधिया ने कहा कि जैसे ही एयर स्पेस खोला जाएगा, फ्लाइट्स फिर से शुरू की जाएंगी। मध्य प्रदेश के करीब 100 छात्र छात्राएं यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि दिल्ली में मध्य प्रदेश के अफसर मुख्यमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के 70 व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें से 69 छात्र हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में हेल्प डेस्क तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना बना लिया, मां गंगा ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। जनता का प्यार और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम ने आगे कहा कि मुझे लगा था कि जब 5वें या 6वें चरण के मतदान खत्म होंगे उसके बाद विपक्ष ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार इन्होंने चौथे चरण में ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जब भी विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाने लगे तो इसका मतलब साफ है कि इनका खेल खत्म हो चुका है। यूपी के बहराइच में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसे शासन चलाया कि दूरबीन लेकर भी कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, हर जगह बजरंग बली ही दिखाई पड़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी में बेटी के जन्म लेते ही उसकी पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज देते हैं, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अब 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। साथ ही लोगों को रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। यूपी में आज शाम को 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में अमेठी, अयोध्या समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पहले यह सुनवाई 23 फरवरी को होनी थी, लेकिन कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वे बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर चल रही सुनवाई में आज बहस पूरी होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। इसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। जम्मू कश्मीर में 32 आरआर और बारामूला पुलिस ने एलएटी के संपर्क में आए 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दोनों 16 फरवरी से लापता थे। आतंकियों के पास से 2 चीनी पिस्तौल मैगजीन और 12 पिस्तौल की गोलियां बरामद हुई है। भारत ने T20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 62 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 200 रनों का टारगेट दिया था। ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए, जबकि श्रेयस ने 57 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में श्रीलंका 137 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस फॉर्मेट में ये टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत है। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की और 200 रन का टारगेट दिया, लेकिन श्रीलंका टारगेट पूरा नहीं कर पाई। भारत ने पाकिस्तान के लगातार 9 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। 12 जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है, जिसके करीब अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत की शुरुआत शानदार रही, लेकिन टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। 6 साल से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सरजमी पर एक भी मैच नहीं हारी है। 2016 में लंकाई टीम ने आखिरी बार टीम इंडिया को उसकी धरती पर हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना रहा। दोनों टीमों ने कुल 22 T20 मैच खेले हैं, जिसमें लंकाई टीम ने सिर्फ 7 में जीत दर्ज की है। आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। गुरुवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में इसका फैसला लिया गया। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में होंगे। मुंबई में खेले जाने वाले सभी मैच वानखेड़े, डीवाई पाटिल और ब्रिबोन स्टेडियम में होंगे। यूक्रेन और रूस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर निकालना प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने पुतिन को कूटनीतिक का रास्ता अपनाने को कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज बजट के बाद वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन में उद्घाटन भाषण देंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय बजट द्वारा दिखाए गए रोड मैप पर आज का वेबिनार रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित है और हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा की जाएगी।
यूपी में आज शाम 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में अमेठी, अयोध्या समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पहले यह सुनवाई 23 फरवरी को होनी थी, लेकिन कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वे बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर चल रही सुनवाई में आज बहस पूरी होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है, जिसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। T20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में रोहित ने पारी का 37वां रन बनाने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल की और न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन को पीछे छोड़ा और अब वे नंबर 1 पर आ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र पर बजट के वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में देश के अंदर रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ घरेलू उद्योग के लिए रखा गया है। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में और आज़ादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज़्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीते कुछ सालों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा, उसकी प्रतिबद्धता आपको इस साल के बजट में दिखेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही सुरक्षा में हम आश्वस्त होंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रह गई है, यह राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें कई पुराने हो जाते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। पीएम ने कहा कि बीते साल हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्णय लिया है। आज ये तेजी से व्यापार का विस्तार कर रही है, नए मार्केट में पहुंच रही है। ये भी बहुत सुखद है कि बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना बढ़ोतरी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ का दौरा करेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सुबह 11:15 बजे अंबेडकर नगर के आलापुर के जयराम जनता जूनियर हाई स्कूल में होगी, जहां वे बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इन जिलों में वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ की आज पहली जनसभा सुल्तानपुर के कटरा खानपुर में होगी। वे शाम 4:30 बजे प्रयागराज के करबला तिराहा पर जनसंपर्क करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब बहराइच और अयोध्या के दौरे पर होंगे। वे सुबह 11:15 बजे अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे अयोध्या धाम में रोड शो भी करेंगे। यह रोड शो रामकथा पार्क से फैजाबाद शहर के गांधी पार्क तक करीब 8 किलोमीटर का लंबा होगा। इस दौरान वो सपा प्रत्याशी पवन पांडे के समर्थन में वोट मांगेंगे। राहुल गांधी का यूपी दौरा आज से शुरू हो रहा। पहले दिन वो अमेठी और प्रयागराज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे के बाद वो प्रयागराज के कोराव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी और प्रतापगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। यूपी में आज शाम को 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में अमेठी, अयोध्या समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पहले यह सुनवाई 23 फरवरी को होनी थी, लेकिन कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वो बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई।
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर चल रही सुनवाई में आज बहस पूरी होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा था, जिसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के मिलन एक्सरसाइज आज से शुरू होगी, जिसमें 40 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। बता दें कि इससे पहले 21 फरवरी को 12वें प्रेसिडेंट रिव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने 60 से ज्यादा जहाज और 55 विमानों की समीक्षा की थी। आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था और स्वतंत्रता के बाद से वीर सैनिकों के बलिदान का प्रमाण है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी और रक्षा सचिव अजय कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। भारत ने T20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 62 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 200 रनों का टारगेट दिया था। ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए, जबकि श्रेयस ने 57 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में श्रीलंका 137 रन ही बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस फॉर्मेट में यह टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत है। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की और 200 रन का टारगेट दिया, लेकिन श्रीलंका टारगेट पूरा नहीं कर पाई। भारत ने पाकिस्तान के लगातार 9 जीत के रिकॉर्ड का पीछे छोड़ा है। 12 जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है, जिसके करीब अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत की शुरुआत शानदार रही, लेकिन टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। 6 साल से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सरजमी पर एक भी मैच नहीं हारी है। 2016 में लंकाई टीम ने आखिरी बार टीम इंडिया को उसकी धरती पर हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना रहा। दोनों टीमों ने कुल 22 T20 मैच खेले हैं, जिसमें लंकाई टीम ने सिर्फ 7 मैच में जीत दर्ज की है। IPL 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। गुरुवार को ही IPL गवर्निंग काउंसिल में इसका फैसला लिया गया। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में होंगे। मुंबई में खेले जाने वाले सभी मैच वानखेड़े, DY पाटिल और रोने स्टेडियम में होंगे। T20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में रोहित शर्मा ने पारी का 37वां रन बनाने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल की और न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन को पीछे छोड़ दिया और अब वे नंबर 1 पर आ गए हैं। रोहित इसके साथ ही भारत के लिए भी इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। हिटमैन ने 34वां रन बनाने के साथ ही विराट कोहली को पीछे छोड़ा। कोहली इस T20 सीरीज के लिए रेस्ट दिया गया है। रोहित और कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड KL राहुल के नाम पर दर्ज है। तमिलनाडु के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जुड़वा भाइयों बाबा इंद्रजीत बाबा अपराजित ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहले दिन शतक ठोककर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। इससे पहले इंद्रजीत ने सीजन के पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ शतक जड़कर टूर्नामेंट का आगाज किया। उनका यह लगातार दूसरा शतक है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,40,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 36 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,166 नए मामले सामने आए। इस दौरान 26,988 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 24 घंटे में 302 मरीज की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,34,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 668 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,170 हो गई है। प्रदेश में 1,124 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। MP में अब तक 10,21,272 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 233 नए केस सामने आए, जबकि 1 मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 460 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2061 हो गई है।
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा पहला और 78 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। एमपी में 11 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र पर बजट के बाद वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में देश के अंदर रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट को लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ घरेलू उद्योग के लिए रखा गया है। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीते कुछ सालों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसकी प्रतिबद्धता आपको इस साल के बजट में दिखेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपनी रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही सुरक्षा से हम आश्वस्त होंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रह गई है, यह राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें कई पुराने हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। पीएम ने आगे कहा कि बीते साल हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया है। आज ये तेजी से व्यापार का विस्तार कर रही है, नए मार्केट में पहुंच रही है। ये भी बहुत सुखद है कि बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमें 6 गुना बढ़ोतरी की है। यूपी में आज शाम को 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में अमेठी, अयोध्या समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की मिलन एक्सरसाइज आज से शुरू होगी। इसमें 40 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। बता दें कि इससे पहले 21 फरवरी को 12वें प्रेसिडेंट रिव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने 60 से ज्यादा जहाज और 55 विमानों की समीक्षा की थी। आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। यह 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था और स्वतंत्रता के बाद से वीर सैनिकों के बलिदान का प्रमाण है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी और रक्षा सचिव अजय कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस फॉर्मेट में ये टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत है। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की और 200 रन का टारगेट दिया, लेकिन श्रीलंका टारगेट पूरा नहीं कर पाई। भारत ने पाकिस्तान के लगातार 9 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 12 जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है, जिसके करीब अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत की शुरुआत शानदार रही, लेकिन टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। 6 साल से भारतीय श्रीलंका टीम के खिलाफ घरेलू सरजमी पर एक भी मैच नहीं हारी। 2006 में लंकाई टीम ने आखिरी बार टीम इंडिया को उसकी धरती पर हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना रहा। दोनों टीमों ने कुल 22 T20 मैच खेले, जिसमें लंकाई टीम ने सिर्फ 7 में जीत दर्ज की है। आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। गुरुवार को ही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में इसका फैसला लिया गया। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में होंगे। मुंबई में खेले जाने वाले सभी मैच वानखेड़े, डी.वाई. पाटिल और ब्रेबोर्न स्टेडियम में होंगे। T20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में रोहित ने पारी का 37वां रन बनाने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल की और न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन को पीछे छोड़ा और अब वे नंबर 1 पर बन गए। रोहित इसके साथ ही भारत के लिए भी इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। हिटमैन ने 34वां रन पूरा करने के साथ ही विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। कोहली इस T20 सीरीज के लिए रेस्ट उन्हें दिया गया। रोहित और कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम पर दर्ज है।
तमिलनाडु के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जुड़वा भाइयों बाबा इंद्रजीत बाबा अपराजित ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहले दिन शतक ठोककर टीम का स्कोर 300 के पास पहुंचा दिया। इससे पहले इंद्रजीत ने सीजन के पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ शतक जड़कर टूर्नामेंट में आगाज किया था। उनका यह लगातार दूसरा शतक रहा। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में आज सुबह कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी फोर्सेस ने 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 30 रूसी टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया है। रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में करीब 137 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 316 घायल हुए। मरने वालों में यूक्रेन के 10 अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि रूस एक और बड़े हमले करने की तैयारी में है, जिसका यूक्रेन भी जवाब देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के एक सलाहकार ने कहा कि रूस की सेना ने राजधानी से सिर्फ 90 किलोमीटर उत्तर में मौजूद चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कीव में होस्टोमेल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों से अपने देश की रक्षा करने का आह्वान किया और कहा कि लड़ने के लिए तैयार किसी भी शख्स को हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण युद्ध करना न्यायपूर्ण है। रूस के 4 और बैंक और आर्थिक गतिविधियों पर बैन लगाया जाएगा। वहीं भारत से बातचीत के बाद अगला कदम उठाने की बात कही। यूक्रेन और रूस में बढ़ते तनाव को लेकर नेटो के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नेटो यूक्रेन के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम अन्य सहयोगी से समन्वय बनाकर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा तो जवाब देने के लिए 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर हैं। हमारे पास समुद्र में 120 से ज्यादा युद्धपोत भी तैयार हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले का विरोध दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन इस बीच खबर है कि खुद रूस में भी बड़ी संख्या में लोग इस हमले के खिलाफ हैं। इस हमले के विरोध में रूस के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुतिन के खिलाफ रूस की राजधानी मॉस्को समेत 53 अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। यूक्रेन में मौत के मंजर के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस पहुंचे। मॉस्को में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इमरान ने एयरपोर्ट पर अपना स्वागत करने वाले रूसी डेलीगेशन से कहा कि क्या वक्त है जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ बहुत रोमांच है। इमरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की आस में रूस गए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की है। यूक्रेन और रूस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर निकालना प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने पुतिन को कूटनीतिक का रास्ता अपनाने को भी कहा है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन परेशान हैं। वहीं भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे रास्ते पर विचार कर रही है। इस बीच ग्वालियर की आफरीन स्वदेश लौटी। हालांकि कई छात्रों को अब भी मदद का इंतजार है। कीव में भारतीय दूतावास के मुताबिक यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइटों को रद्द किया गया। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन नंबर जारी किए गए हैं। भारतीय छात्रों की यूक्रेन से घर वापसी पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि वहां गंभीर स्थिति बनी है, इसलिए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों को लाने का काम किया है। यूक्रेन में जांजगीर चांपा का मेडिकल छात्र फंसा हुआ है, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसे लेकर परिजन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित एयरपोर्ट में कई छात्र फंसे हैं। यूक्रेन में फंसा छात्र मालखरोदा के मुक्ता गांव का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के 70 व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें से 69 छात्र हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में हेल्प डेस्क तैयार किया गया है। एशियाई देश इंडोनेशिया में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन
सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता वाले भूकंप ने इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र को प्रभावित किया। इस भूकंप की वजह से पड़ोसी देश सिंगापुर और मलेशिया में इमारतें हिल गईं। रूस के हमले से बने माहौल ने दुनिया भर के बाजारों में तबाही ला दी है। जंग शुरू होने के 4 से 5 घंटे में सबसे अमीर 20 लोगों की संपत्ति 3.11 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान टेस्ला एलन मस्क को हुआ। उनकी नेटवर्थ में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। भारत में मुकेश अंबानी को 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,40,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 36 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,166 नए मामले सामने आए। इस दौरान 26,988 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,34,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 668 नए केस सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,170 हो गई है। प्रदेश में 1,124 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। एमपी में अब तक 10,21,272 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 233 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 460 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,061 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ 47 लाख से ज्यादा पहला और 78 करोड़ 46 लाख से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाया गया। एमपी में 11 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रोजगार दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटेंगे। सरकार 8 स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार देगी, जिसके तहत सीएम हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत निम्मी देवी रोहाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। इसके बाद ही नरोत्तम मिश्रा ने मैदान में क्रिकेट भी खेला। बता दें कि एमएलए अशोक रोहाड़ी की दादी की स्मृति में आयोजन होता है। इंदौर दौरे पर पहुंचे मंत्री सिलावट ने कहा कि कल सावेर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना लॉन्च किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे। साथ ही सिलावट ने बताया कि एमपी के 1,86,000 किसानों के खातों में 3,80,000 करोड़ पीएम ने डाले हैं, जिसमें 50,000 किसानों को बीमा का लाभ मिला है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर जारी विवाद खत्म हो गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर गिरीश चंदेल को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त कर दिया है। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई। पहली बार स्थानीय कुलपति की नियुक्ति हुई है। रायपुर के पोस्ट ऑफिस में एफडी घोटाला करने वाली महिला एजेंट की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। केस दर्ज होने के बाद महिला 8 माह से फरार है। महिला पर 50 से अधिक लोगों के करीब 10 करोड़ की राशि गबन करने का आरोप है।